जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, पत्थरों के पुल बना देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की टॉपिक है भारतीय कृषि। सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति। क्या देखेंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति में सर्वप्रथम जो ये विकसित होती है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। सबसे पहले इसको विकसित किया गया, यानी हरित क्रांति का जनक अगर कहें तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1966 से 67 में हुई। जो 1980 किसमें 1980 में भारत में गेहूं की उपज में अचानक 150% की वृद्धि हुई और लगभग 170 लाख टन गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का नाम दिया था। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का नाम दिया है। किसने नाम दिया है हरित क्रांति का? विलियम गार्ड ने। कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। वर्ष 1960 में मैक्सिको से बीज ले आए और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी ब्रीडिंग की। किसने ब्रीडिंग की? भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी ब्रीडिंग की। और बीज कहाँ से आया? मैक्सिको देश से आया। और उसकी ब्रीडिंग करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। किस वर्ष? तो 1960 में। ठीक है, यानी हरित क्रांति का नाम किसने दिया? तो विलियम गार्ड ने दिया। और विश्व में इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो किस फसल पे पड़ा? आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक आप देख सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्नों में उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई और इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा। किस पे पड़ा? गेहूं पड़ा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चावल में भी 3 गुनी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गेहूं में 6 गुनी की वृद्धि की गई। आगे बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, यह क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो श्वेत क्रांति जो है, इस क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है 1964 से 65 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन यह असफल रहा। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। ठीक, तो वर्गीज कुरियन थे। और 13 जनवरी 1970, ये तारीख क्या है? 13 जनवरी 1970। ठीक, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और हरित क्रांति जो है 3 चरण में विभाजित है। कितने चरण में विभाजित है? 3 चरण में। पहले चरण की अगर बात करें तो सन 1970 से लेके 1980 तक चलता है पहला चरण। किसका? श्वेत क्रांति का पहला चरण। दूसरा चरण है 1981 से 1985। 1981 से 1985 ये दूसरा चरण है। और तीसरे चरण की बात करें तो 1985 से 1996, 1985 से 1996 तीसरा चरण चला। यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो था श्वेत क्रांति का ऑपरेशन, ये 3 चरणों में हुआ संपन्न। तो लास्ट चरण था 1985 से 1996 में। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे वही चीजें देख सकते हैं। परिणाम यह निकला कि भारत दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान रखता है। यानी दूध उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है और राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान यूएसए का है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल हरियाणा में 1955 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, करनाल
जो है किसका अनुसंधान केंद्र है? डेयरी अनुसंधान केंद्र है। और करनाल जो है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और स्थापित कब हुआ? 1955 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग पीली क्रांति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीली क्रांति की बात करते हैं। हाँ, पीली क्रांति से कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। डेयरी जो है 1923 बेंगलोर में प्रारंभ हुआ था और इसको प्रारंभ करने वाला इंस्टीट्यूट था डेयरी इंपीरियल इंस्टीट्यूट, ठीक, जिसको इसका नाम बदलकर 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर दिया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले ये डेयरी अनुसंधान केंद्र जो खुला था वो खुला था 1923 बेंगलोर में, लेकिन इसका पहले नाम डेयरी इंपीरियल इंस्टीट्यूट था और इसका नाम 1955 में बदलकर इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मुख्यालय करनाल किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीली क्रांति की। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। ठीक, वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। इसका परिणाम यह आया कि सोयाबीन में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा सरसों में तीसरे स्थान, एक मिनट, द्वितीय स्थान सरसों में और तीसरे स्थान पे मूंगफली पैदावार की गई। ठीक, तो पहला स्थान जो था वो था आपका सोयाबीन, दूसरा स्थान सरसों का, तीसरा स्थान मूंगफली का रहा था। ठीक, तो यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। आगे बात करते हैं गोल क्रांति। कौन सी क्रांति? गोल क्रांति। ये वेरी इंपॉर्टेंट। गोल क्रांति आलू क्रांति भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? आलू क्रांति भी कहा जाता है। आलू 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था? पुर्तगाल से भारत आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि आलू जो है किस शताब्दी में कहाँ से आया? तो पुर्तगाल से 16वीं शताब्दी में आया था और वह ग्रीष्मकालीन आलू आया था। वह ग्रीष्मकालीन आलू था। कैसा आलू था? ग्रीष्मकालीन आलू था। भारत में आलू शीतकालीन फसल है। भारत में आलू जो है वो किस प्रकार की फसल है? शीतकालीन फसल है। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 1971 में भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना का आरंभ किया था। किस योजना का आरंभ किया था? अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना 1971 में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1970 से 2020 में आलू उत्पादन में 13.5% की वृद्धि हुई है। उत्पादन बढ़ा तो इसी को गोल क्रांति या आलू क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं आलू की किस्में। तो देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस्में आपको याद होनी चाहिए। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी लालिमा और कुफरी बादशाह इत्यादि आलू की किस्में हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आमतौर पर से कोपरी बादशाह लोग कहते हैं, लेकिन उसका नाम कुफरी है। क्या नाम है? कुफरी। और इसमें चिपसोना 1, चिपसोना 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इसे कोपरी बादशाह कहते हैं। कोपरी बादशाह, कोपरी चंद्रमुखी, कोपरी ज्योति, कोपरी चिपसोना, कोपरी चिपसोना 2, कोपरी लालिमा और कोपरी बादशाह। ठीक, तो ये आपके आलू के टाइप हो जाएंगे। ठीक, आलू की किस्में। आगे बात करते हैं नीली क्रांति की। नीली क्रांति के जो जनक हैं अरुण कृष्णन हैं। कौन है? अरुण कृष्णन इसके जनक हैं और इसके जनक दूसरे हैं हीरालाल चौधरी भी हैं, माने जाते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित हो? तो मछली उत्पादन से। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फिगर में मछलियों को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत तृतीय स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है। विश्व स्तर पर ताजे मछली के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे, पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पे है और गुजरात तृतीय स्थान पे और उड़ीसा चौथे स्थान पे। मछली उत्पादन में अगर राज्य की बात करें पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश मछली उत्पादन में पहले स्थान पे है। तालाब से मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है तथा दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, तीसरा स्थान बिहार का है। ठीक, मछली के इसी उत्पादन के बढ़ने के कारण इसका नाम नीली क्रांति रखा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई?
1985 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 90 के बीच नीली क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। किससे? झींगा मछली से। प्याज के बढ़ते उत्पादन को भी गुलाबी क्रांति कहते हैं, यानी प्याज और झींगा दोनों से संबंधित है कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। इस क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। इस क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दुर्गेश पटेल माने जाते हैं। झींगा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? वो है भारत आपका। झींगा मछली का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो भारत है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाल क्रांति जब भी पूछे तो किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर से। अमृत क्रांति की बात करते हैं तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित होती है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित क्रांति है। ठीक, बादामी क्रांति की बात कर ले तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति का संबंध आपके जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। किसके? कच्चे तेल के उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। कृष्ण क्रांति को काली क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। किस क्रांति के नाम से जानी जाती है? काली क्रांति के नाम से जानी जाती है। कृष्ण अर्थात काली ही होता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्रांति, धूसर क्रांति। कौन सी क्रांति? धूसर क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक। उर्वरक खपत सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पुदुचेरी करता है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक जो है उर्वरक उत्पाद प्रयोग करने वाला कोई केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है तो वो कौन सा है? पुदुचेरी है सबसे अधिक। और दूसरे स्थान पे है कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य है। आगे हम लोग बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से। अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कुक्कुट फर्म खोले गए थे। क्या खोले गए थे? 5 कुक्कुट फर्म खोले गए थे। ये कुक्कुट फर्म जो है बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, शिमला में खोले गए थे। कहाँ कहाँ खोले गए थे? बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली व शिमला में खोला गया था। ये पांचों के पांचों आप देख सकते हैं। यूएसए से अच्छी नस्ल की मुर्गी मंगवाई गई और संकरण कराया गया, मतलब संकर प्रजाति बनाई गई उसकी। रजत क्रांति के जनक के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है। रजत क्रांति के रूप में हम किसे जानते हैं? इंदिरा गांधी को हम जानते हैं। भारत में अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का और तृतीय स्थान जो है तेलंगाना का है। अंडा सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में, दूसरा सबसे अधिक तमिलनाडु में और तीसरा सबसे अधिक तेलंगाना राज्य में अंडे का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं सफ़ेद गोल्ड क्रांति। सफ़ेद गोल्ड क्रांति जो है, सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। किसको कहता है? कपास को। यानी सफ़ेद गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। आगे बात करते हैं ग्रीन गोल्ड है, यानी चाय को जो कहा जाता है वो हरा सोना क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है हरा सोना? चाय को हरा सोना कहा जाता है। अर्थात ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके चाय उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं मूंग क्रांति। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। किसके संबंधित है? मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं खाकी क्रांति। खाकी क्रांति जो है चमड़ा से उत्पादन से संबंधित है। किससे है? खाकी क्रांति। देखिए खाकी जो होती है, खाकी क्रांति जो है वो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी का कलर कैसा होता है? आप लोगों ने देखा ही है खाकी कलर, और ऐसे ही आपका चमड़ा भी होता है। इसलिए खाकी से आप लोग याद रखेंगे कि कैसा होता है, तो चमड़े जैसा होता है। तो खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं गंगा क्रांति। यह क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी क्रांति? गंगा क्रांति से संबंध। गंगा क्रांति का अर्थ क्या है या गंगा क्रांति में क्या है, तो आप लोग समझ लीजिए। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना ही क्या है? गंगा क्रांति है। ठीक है, यानी सदाचार से संबंधित है आपकी गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार से नहीं, सदाचार से। सेफ्रॉन क्रांति
केसर उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है, और सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन से या बागवानी से संबंधित है। अब बागवानी में आपके फल के सारे जो बाग होते हैं वे भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई थी। जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई। इसमें सभी क्रांति को जो कृषि से संबंधित हैं एक साथ बढ़ाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। मतलब जितनी क्रांतियां थीं उनको कृषि के साथ, जो कृषि से संबंधित थी उनको एक साथ बढ़ाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? जो विभिन्न क्रांति थी कृषि से संबंधित उनको एक साथ चलाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन की दर को बढ़ाकर 4% से ऊपर करना था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था? उत्पादन दर को बढ़ाकर 4% से ऊपर करना था। आगे बढ़ते हैं। फल, सब्जी, औषधि आदि की प्रमुख प्रजातियां, ठीक, जैसे आम की प्रमुख प्रजातियां हैं दशहरी, लंगड़ा, गुलाब खास, सुरखा और मलिहाबादी आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। क्या है? आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे। इसमें और आपका आ जाएगा चौसा आ जाएगा और आम्रपाली आ जाएगा, मतलब और सारे आम हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, पपीता की प्रजाति देखते हैं। पूरा नन्हाना ये हो जाएगा वाशिंगटन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, पपीता का जो प्रजाति है वो प्रजाति है वाशिंगटन प्रजाति। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पपीता की प्रजाति कौन सी है? वाशिंगटन। और तरबूज की प्रजाति की बात करें तो शुगर बेबी और आपका झुरका ज्योति जो इसकी है एक प्रजाति है। झुरका ज्योति एक प्रजाति है किसकी? तरबूज की। अमरूद की प्रजाति की बात करें तो सफ़ेदा, हाफजी, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित और सुर्ख, ये सब अमरूद की प्रजातियां हैं। तो सुर्ख, ललित, सफ़ेदा ये सब जो प्रजातियां हैं ये किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। वाशिंगटन किसकी प्रजाति है? पपीता की प्रजाति है। मलिहाबादी आप सभी जानते हैं, सुरखा और गुलाब खास को आपको याद रखना है। दशहरी, लंगड़ा तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं लीची की प्रजाति। तो अलीवेदाना जो है लीची की प्रजाति एक है। स्वर्ण रूप एक लीची की प्रजाति है। संतरे की प्रजाति नागपुरी, किन्नो और खादी, ये संतरे की प्रजाति है। केले की प्रजाति की बात करें तो अल्फान, मालभोग और अघेश्वर और दूध शामर जो हैं केले की प्रजाति हैं। ठीक, किस कौन सी है? मालभोग, अघेश्वर और दूध सागर। ठीक है, तो अल्फांसो जो है ये क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि ये किसकी प्रजाति है? अल्फांसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू की प्रजाति कोपरी आप देख ही लिए हैं, चिप्सोना, चिप्सोना 1 देख लिए हैं, कोपरी बादशाह है, सारी ये सब आलू की प्रजातियां हैं। आगे बात करते हैं अदरक की। तो अदरक की बात करेंगे तो देखेंगे नदिया, सुप्रभा, सुरुचि, ये सब अदरक की प्रजातियां हैं। ठीक है, नदिया, सुप्रभा, सुरुचि ये किसकी प्रजाति है? अदरक की। आंवला की बात करेंगे तो कंचन, कृष्ण और बनारसी जो है आंवला की प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पान की प्रजातियों में देखते हैं। तो पान की प्रजातियां बहुत बार पूछी गई हैं। तो मगही, सोफिया, कपूरी, कलकतिया, देशवारी, महोबा, रामटेक, ये जो हैं आपके पान की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां? पान की। मैंथा या सिवाला की प्रजाति है। हिमालयी गोमती, कोशा, मेंघ, स्पाइकाइटा, ये इसकी प्रजातियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण फसलें एवं उन्नत उसकी किस्में। जैसे गेहूं की किस्म क्या है? सोनालिका, क्रांति, कल्याण, सोना, ये गेहूं की एक प्रमुख किस्म है। चावल की किस्म की बात करें, जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा और साबरमती जो है ये आपके चावल की प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जौ की प्रजाति देखते हैं। अंबर और क्लीपर,
RD 137, RD 57 ये किसकी प्रजातियां हैं? जौ की प्रजातियां हैं। और यही ज्वार की प्रजातियों की बात करें तो स्वर्ग, CSV2, CSV6 ये सब ज्वार की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का से पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं, पंखों को खोल, क्या करते हैं? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसलिए आप सभी लोग दोस्तों हमारे साथ एकदम बने रहें और सारे वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को अंत तक देखें और सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए आगे चलें। ठीक है, जैसे मक्का की प्रजातियां देखें तो गंगा 101, VL 54, रणजीत, हिम 123, जवाहर डक्कन जो है ये मक्का की प्रजातियां हैं। ठीक है, मक्का की किस्में हैं। बाजरा की पूरा मोती, ताल बिंद्रो, ICMB 155 ये बाजरा की किस्में हैं। सरसों या तोरिया की प्रजाति जो है एवं तोरिया की संगम टाइप 9, संगम टाइप 9, टाइप 36 और M27, B54 ये आपके सरसों एवं तोरिया की प्रजातियां हैं। गन्ने की प्रजाति की बात करें, कोई 1148, कोई 1158, BO 99 ये गन्ने की प्रजाति है। अरहर की बात करें, बहार 1228, बसंत नंबर 1234 और NP 15 जो है अरहर की किस्में हैं। मूंग की किस्म की बात करें, मोहनी, जवाहर 45, सीला, अमृत पंत ये आपकी मूंग की प्रजातियां हैं। चने की प्रजाति की बात करें, अजय, अतुल, गौरव, उज्जैन, पूसा 209 ये जो है चने की प्रजातियां हैं। तो देखिए ब्याज के नाम पर आपकी चने की प्रजातियां हैं, तो ब्याज के नाम पे किसकी प्रजातियां हैं? चने की प्रजातियां हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, उज्जैन, पूसा भी आप लोग उसके साथ याद रखेंगे कि किसकी प्रजातियां हैं? चने की प्रजातियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख कृषि शोध संस्थान देख लेते हैं। यूपी के तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है? शाहजहांपुर में है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा, सोनभद्र, औरैया तीनों जगह है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? महोबा में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख थे आपके जो हैं शोध संस्थान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे थ्योरी सेक्शन पूरा होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, जो परीक्षाओं, विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार की फसल ऋतुओं में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो आपका सीधा दिख रहा होगा गेहूं, चना, मटर ये एक समय का फसल है, और जबकि तरबूज जो है उस रबी की फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बात करें, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया। किस वर्ष किया गया? 1960 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो हरित क्रांति जो नाम दिए हैं वो दिए हैं विलियम गार्ड। कौन दिए हैं? विलियम गार्ड दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सिमिट, मैक्सिको में स्थित है गेहूं संस्थान और मक्का अनुसंधान संस्थान। ठीक, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। आप लोग कमेंट में बताएं ऑपरेशन फ्लड कब बना, ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए।
ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो आप सभी को पता होगा वर्गीज कुरियन इसके सूत्रधार हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का समय क्या है? तो तीसरे चरण का समय जो है वो 1985 से कब तक है? कमेंट करके बताइए आप लोग। 1985 से 96 है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है वो दिखाया जा रहा है 1985 से 95। ठीक है, 1985 से 95 दिखाया जा रहा है, लेकिन आपका उत्तर जो होगा 1985 से 96 होता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर किया जाएगा। अब बात करें आगे, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जो दूध उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अब भारत जो कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है पीली क्रांति जो संबंधित है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया? तो आपका उत्तर होगा 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा गोल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल क्रांति से संबंधित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा शिमला हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? तो आप सभी को पता है कुफरी चंद्रमुखी जो है वो आलू की एक किस्म है। किसकी किस्म है? आलू की किस्म है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मछली के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? अब गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो है दुर्गेश पटेल हैं गुलाबी क्रांति के जनक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता होगा पेट्रोलियम से इसका संबंध है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। आगे बात करते हैं धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध भी किससे है? उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? भारत जो है अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो आपका उत्तर होगा तीसरा सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला देश आपका भारत है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर थर्ड। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो क्वेश्चन नंबर किससे संबंधित है? 25वें का पहला अर्थात बागवानी से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम देखें तो किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो सदाबहार क्रांति के नाम से जो जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तीसरा, यानी इंद्रधनुषी क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय जो है एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक, एक फसल जो है वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना ही क्या कहलाता है? कृषि युग्म पैदावार का आशय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंतः फसली कृषि। क्या कहलाएगा? अंतः फसली कृषि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का बी, अर्थात जीविकोपार्जन का साधन। क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके हम बराबर आपके सामने आते रहें। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा वो किन किन फसलों पे पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है गेहूं एवं चावल, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं पे और सेकंड रहा आपका चावल। ठीक है,
याद रखिएगा इसको। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो पंजाब राज्य में पड़ा। कहाँ पड़ा? पंजाब राज्य में पड़ा, क्योंकि उपजाऊ भूमि वहां पे सर्वाधिक पाई जाती थी, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो वहीं पड़ा। आगे बात करते हैं, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया गया? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया जाता है तो इंद्रधनुषी क्रांति के तहत। नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल कौन सी नहीं है, इसका उत्तर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नहीं है गेहूं। कौन सी नहीं है? गेहूं। ठीक। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का चौथा, यानी धूसर क्रांति। क्या हो जाएगा? धूसर क्रांति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। टीलेज पद्धति क्या है? टीलेज पद्धति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। एक साली कृषि करना मतलब एक साल बिना जुताई किए कृषि करना ही क्या कहलाती है? टीलेज पद्धति कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर का आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका है, यानी धान सबसे अधिक क्षेत्र पर फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक। यानी भारत की जितनी सिंचाई योग्य भूमि होती है उसमें ज्यादातर हिस्से में धान फसल की पैदावार की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होता है? फसली वर्ष भारत की कब से शुरू होती है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे, फसली वर्ष कब शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक का समय ही फसली वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सस्यन किसे कहते हैं? एकल सस्यन किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना ही एकल सस्यन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ज्वार, बाजरा और ढैंचा ये आपका आंसर होगा, खरीफ फसल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? धान के लिए सबसे उत्तम जो भूमि मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी मानी जाती है। देखिए इसमें जलोढ़ भी दिया है, जबकि इसे ऐसा नहीं देना चाहिए। दोमट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात जलोढ़ उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है होगा, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा हमीरपुर सबसे अधिक चना का उत्पादन करता है। आगे, उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कि गेहूं का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो गोरखपुर जिले में होता है। आगे बात करें गेहूं में प्रोटीन की परिशुद्धता कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर पहला है, यानी 12% प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। कितना परसेंट? 12%। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? तो उत्तर होगा मूंग जो है ये रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ और मसूर जो है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो बीहड़ों का निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है आपकी यमुना नदी जो बीहड़ों का निर्माण करती है। दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे बीहड़ों क्या होता है, बीहड़
क्या होता है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति, वो एवरेज गति जानना चाहता है तो क्या होती है तेज हवा की? तो आपका उत्तर होगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 माइल प्रति घंटा। कितना होता है? 30 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 50, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में इस प्रकार सबसे अधिक कटाव होता है। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः भाग पर पाई जाती है? तो अधिकांशतः भाग पर पाए जाने वाली जो मिट्टी है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर बी होगा, अर्थात जलोढ़ मिट्टी। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग, किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो खरीफ फसलों का उत्पादन जो किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी प्रदेश में इस प्रकार के फसलों के उत्पादन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 जो है, प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 भागों में, 9 कृषि जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फसल रोपण अनुक्रम। क्या कहलाता है? फसल रोपण अनुक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1973 में मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, उसे कुल खेती क्षेत्र के तात्पर्य के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो है 1875 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में औसतन भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? तो आप सभी का उत्तर होगा औसतन भूमि का आकार जो है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन नंबर चौथा 0.9 हेक्टेयर। कितना होता है? 0.9 हेक्टेयर होता है, और 1 हेक्टेयर में जो होता है लगभग 4 बीघा होता है। कितना होता है? लगभग 4 बीघा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितने परसेंट का है? तो कृषि एवं पशुपालन का योगदान जो है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 45% का योगदान है उत्तर प्रदेश की आय में। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो संतरे का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे? सहारनपुर में। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित एक उत्तम किस्म है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की ललित जो है एक उत्तम किस्म है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अफीम की जो खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर ए, बाराबंकी में सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक? एक हो गया है आपका बाराबंकी में। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो मूंगफली उत्पादन में सबसे उपयुक्त मृदा होती है बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी, ताकि उसका अधिक से अधिक विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 65, अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है जून से जुलाई के बीच अरहर की बुआई की जाती है। अरहर की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई महीने में। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया नहीं किया जाता है,
तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर होगा गोरखपुर में कपास की खेती नहीं की जाती है, बाकी सभी जिलों में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कहाँ है? तो व्यावसायिक फसल उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख है वो है कौन सी? गन्ना है। गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख एक व्यवसायिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ठीक है, पटसन का रेशा जो होता है वो किस जिले में पटसन की खेती की जाती है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए, देवरिया और गोरखपुर। 68 का ए, ऑप्शन नंबर ए, देवरिया और गोरखपुर। आगे बात करते हैं, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, यह कहाँ विद्यमान है? जाबो जो है ग्रामीण खेती करने का तरीका है और ये कहाँ विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में जाबो खेती की जाती है। ठीक है, ये खेती का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षीय सब्जी है? कौन सा एक वृक्षीय सब्जी है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है करी पत्ता एक वृक्षीय सब्जी है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश के चाय की खेती नहीं करने वाला जो जिला है वो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है डी, अर्थात सोनभद्र में चाय की खेती नहीं की जाती है, बाकी सभी जिलों में चाय की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो बताया गया है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 अभी हाल ही के प्रश्न में एग्जामों में पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। वार्तिकाग्र जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन रखा गया था। अभी हाल ही शायद टेट या किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं, पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है? पूसा रूबी जो है एक किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की एक उन्नत किस्म है। तो पूसा रूबी जो है किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की एक उन्नत किस्म है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? लहसुन की तीव्र गंध का कारण है 74 का सी, गंधक यौगिक इसका प्रमुख कारण है। गंधक यौगिक लहसुन की गंध का कारण है, तीव्र गंध का कारण। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान की स्थापना जो की गई है क्वेश्चन नंबर 75 के सी, अर्थात गाजियाबाद में आलू अनुसंधान की स्थापना की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा एथीन, और एसिटिलीन भी होता है दोस्तों, लेकिन एथिलीन जो होता है वो मेनली आप आंसर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर का मलिहाबाद जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है पहला, दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर मतलब क्या उगाया जा सकता है? दिए गए ऑप्शन से चूज कीजिए। तो 78 का आंसर होगा तरबूज, इसे अम्लीय धरती पर उगाया जा सकता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करता है प्रतापगढ़। कौन करता है? प्रतापगढ़। आगे बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का प्रयोग किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो आप सभी का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लीची के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें।